हाय एवरीवन, वेलकम टू एमबीए पाठशाला एंड दिस इज सुमन शेखावत। सो कैसे हैं आप लोग? एंड आई होप ऑल यू आर डूइंग ग्रेट। एंड सबसे पहले तो आप सबका वेलकम है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। एंड आई होप कि आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, और अगर नहीं भी चल रही है तो सबसे बड़ा क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो यही होता है कि टेक्निकली हमें वीआरसी में स्नैप का अगर हम टारगेट कर रहे हैं तो क्या जो कैट की प्रिपरेशन कर रहे थे हम वीआरसी में, क्या वो सेम रखनी है या उससे कुछ डिफरेंट है, या अगर दोनों में कुछ डिफरेंस है तो वो क्या डिफरेंस है कैट एंड स्नैप की वीआरसी में, राइट? ये बहुत डाउट रहता है बच्चों का। तो देखो एग्जैक्टली अगर मैं तुमको बताऊं तो स्नैप का जो वीआरसी और कैट का जो वीआरसी है उसमें मतलब उतना ही डिफरेंस है जितना प्यूमा और पोमा में होता है। इट मीन्स कि कंप्लीटली डिफरेंट ही है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, राइट? अब डिफरेंस है तो वो क्या है, तो चलो देखते हैं। एक्चुअली कैट में ना बेसिकली आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं, है ना, और आप कितने लॉजिकल हो, और काइंडली ये चीजें आपकी चेक की जाती है। वहीं स्नैप में ना आपकी वोकैबुलरी, ग्रामर एंड ये सब चीजें आप कितना अच्छा है ये सब चेक किया जाता है। बाकी और भी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं जो कि अभी हम देखेंगे, अभी आप देखेंगे सिलेबस तो आपको पता चल जाएगा। बट मोस्टली डाउट ये होता है कि मैम अगर हम स्नैप को टारगेट कर रहे हैं तो वीआरसी में कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हमें करने चाहिए, कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो हम स्किप कर सकते हैं, नहीं करने चाहिए, जो हम कैट की प्रिपरेशन में कर रहे हैं बट वो स्नैप में इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट? तो उसी डाउट को हम लोग आज दूर करने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं। बट उससे पहले आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें फॉर फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए। अब एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट वो ये है आपका कि इफ यू गाइज आर टारगेटिंग स्नैप एंड एनमेट फॉर 2024, देन आप लोगों को डेफिनेटली एक कंप्लीट बैच की नीड होगी जो कि बेसिक टू एडवांस हो। तो हम लोग आप लोगों के लिए लेके आए कंप्लीट बैच फॉर स्नैप एंड एनमेट 2024, जो कि आपका बेसिक टू एडवांस लेवल रहने वाला है। एंड ये जो बैच है ये आपका स्टार्ट हो रहा है 25 जुलाई से। हाँ, इसमें आपके जो एनरोलमेंट्स हैं वो स्टार्ट हो चुके हैं। ये बैच आपका ऐप पर, एमबीए पाठशाला ऐप पर लाइव हो चुका है, तो आप लोग जाएं उस पर एंड जाके आप लोग एक बार चेक करें उसको, राइट? कि इसमें क्या है, क्या मतलब कितने के प्राइसेस हैं, क्या आपको ऑफर मिल रहा है एंड ऑल एवरीथिंग। एंड अब आता है कि ये बैच कब तक वैलिड रहेगा, तो इसकी वैलिडिटी जो है वो आपके 5 जनवरी 2025 तक रहने वाली है, जब तक आपका एग्जाम हो चुका होगा, रिजल्ट्स आ चुके होंगे, राइट? तो ये है आपका बैच एनमेट एंड स्नैप के लिए। प्राइसेस जो है वो आपके 7000 है, बट अभी आपका इसमें 10% जो है वो ऑफ चल रहा है, तो ये 6300 समथिंग कुछ अराउंड आपका रहने वाला है। तो उसको आप लोग जाके चेक कर सकते हैं, राइट? चलिए अब इम्पॉर्टेंट ये है कि इसमें क्या क्या मिलने वाला है। सी, इस बैच में आपका नो डाउट सिलेबस तो कंप्लीट हो गई, बेसिक टू एडवांस लेवल। देन इससे एक्स्ट्रा अगर मैं आपको बताऊं, आपके लाइव क्लासेस रहने वाले हैं। कभी फॉर एग्जांपल किसी इमरजेंसी की वजह से आपकी लाइव क्लास स्किप हो गई तो उसका रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल रहेगा आपके पास में। ओके, उससे एक्स्ट्रा आपका क्या रहेगा, यहाँ पे आपके क्लास नोट्स रहेंगे, आपके प्रैक्टिस शीट्स रहेंगे, राइट? आपके सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी इसमें इंक्लूडेड है, वो भी आपके रहने वाले हैं। आपके टॉपिक टेस्ट इसमें रहने वाले हैं, राइट? तो ये सब चीजें आपके इस बैच में इंक्लूडेड हैं। बाकी आपके कोई डाउट होता है तो आप रेज हैंड करके पूछ सकते हैं क्लास के बीच में, और आपका 1-to-1 जो मेंटोरशिप है वो भी आपका रहने वाला है। तो बिना किसी देरी के इस बैच को जाके एनरोल कर लीजिए, क्योंकि ये जो 10% ऑफ है वो स्टार्टिंग के 100 स्टूडेंट्स के लिए है। नेक्स्ट है आपका कि अगर आप एमबीए पाठशाला का कोई भी बैच अगर परचेज करते हैं तो हमारे 150 के जो सब्सक्राइबर्स हैं उसके वो हुए हैं। सो उसी लिए हम लोगों ने एक 15% का डिस्काउंट जो है वो रखा है ऑल द एमबीए पाठशाला कोर्सेज पर। वो कूपन कोड जो है वो आप अप्लाई कर सकते हैं, YT150 के आपका कूपन कोड है, उससे आप आपके जितने भी जो कोर्सेज हैं एमबीए पाठशाला पर आप उनमें एनरोल कर सकते हैं 15% डिस्काउंट के साथ में। तो बिना किसी देरी के उसमें स्नैप एनमेट को इंक्लूड मत करना, उसका ऑफ अलग है। ओके, तो ये आपकी कैट प्लस ओमेट्स की टीम है। चलिए अब हम देखते हैं जो आज का हमारा डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। आज का जो टॉपिक है, बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो कि स्नैप एग्जाम है क्या एंड कैसे इसको डील करना है, वो सब हम देखेंगे। सो टेक्निकली स्नैप इज अ कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है, एंड जो कि असेस करता है कैंडिडेट की प्रोफिशिएंसी किस में, 3 की एरियाज। अब वो की एरियाज कौन कौन से हैं, यहाँ पे आपके स्किल्स चेक किए जाते हैं, आपके लैंग्वेज स्किल्स कितने अच्छे हैं, आपके क्वांटिटेटिव स्किल्स कितने अच्छे हैं, आपके लॉजिकल रीजनिंग स्किल्स कितने अच्छे हैं। टेक्निकली ये जो आपका एग्जाम है ये क्यों होता है, आपके जो ये नेशनल लेवल का आपका डेफिनेटली एग्जाम है। एंड एमबीए एडमिशंस आप ले सकते हैं 15 सिम्बॉयसिस कॉलेजेस में। अब स्नैप सिलेबस इज रिलीज किया जाता है बाय SIU पुणे के थ्रू, राइट? एंड आपके इसके नोटिफिकेशंस जो है, एग्जाम के नोटिफिकेशंस आपके आ जाते हैं अगस्त में, राइट? एवरी ईयर स्नैप के ऑफिशियल वेबसाइट विच इज snaptest.org।
ये आपको डेफिनेटली पता होना चाहिए। सारे के सारे इन्फॉर्मेशन आपको यही मिलने वाले हैं, ये इंपॉर्टेंट है आपकी पूरी स्नैप जर्नी में। चलिए, ड्यूरिंग द लास्ट 3 years स्नैप सिलेबस हैज रिमेन द सिमिलर पैटर्न आपका रहा है लास्ट 3 years से। एज सच कुछ बहुत ज्यादा चेंजेस आए नहीं है, बट इसका भी जो आपका एग्जाम का सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है, ओवरऑल जो आपका सेक्शनल कंपोजिशन क्या रहेगा, सिलेबस टॉपिक्स क्या है, टोटल क्वेश्चंस, वेटेज, ये सब आपको यहीं पे देखने मिलेगा इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे। नेक्स्ट देखते हैं अब सिलेबस। हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है हमारा वो है मेरे सेक्शन का वीआरसी का, तो हम सिर्फ वीआरसी के बारे में बात करने वाले हैं। बाकी क्वांट एंड डीएलआर के लिए जो आपके इंडिविजुअल आपके एजुकेटर्स हैं डेफिनेटली वो आपको इन्फॉर्मेशन देंगे, तो आप देखें, बट वीआरसी का हम लोग डिस्कस करते हैं। तो टेक्निकली अगर हम स्नैप का सिलेबस की बात करते हैं 2024 का फॉर जनरल इंग्लिश सेक्शन की, अगर जनरल इंग्लिश सेक्शन की हम बात करते हैं, स्नैप 2024 एग्जाम इज द मिक्स ऑफ क्वेश्चंस आपके रहते हैं यहाँ पर। मिक्स ऑफ क्वेश्चंस लाइक व्हाट, आपका वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर एंड प्लस वोकैबुलरी। डेफिनेटली वोकैबुलरी का तो एक इंपॉर्टेंट रोल है ही। सो देयर विल बी 2 आरसी पैसेजेस क्वेश्चन। अब स्नैप में क्या हो गया ना कि कुछ टाइम से हमारे आरसी के पैसेजेस आ ही नहीं रहे हैं, तो हम आरसी पे सच बहुत ज्यादा मतलब ये नहीं कहेंगे कि हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि देखो आपके सिलेबस का पार्ट है। अब लास्ट 3 years से, लास्ट कुछ ईयर से मतलब आपके नहीं आ रहे हैं आरसी पैसेजेस, बट स्टिल हम लोग डिस्कस करेंगे उनको। हमारा जो बैच है, बैच में नो डाउट आपको आरसीज भी पढ़ाए जाएंगे, क्योंकि अगर आ जाता है तो फिर वो है ना कौन रिस्पॉन्सिबल, तो वैसा सिलेबस हम कंप्लीट ही करेंगे। ओके, बट एक जनरल आइडिया हमें होना चाहिए। वो हम कैट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो नो डाउट एनमेट वाले या स्नैप के जो पैसेजेस होते हैं बहुत ईजी लगते हैं हमें। अब आप इन चीजों को डील कैसे कर सकते हो आरसीस के लिए, तो नो डाउट आपको पता है न्यूज़पेपर रीडिंग, बिजनेस रिपोर्ट्स, ब्लॉग्स एंड लिटरेरी वर्क्स जो है यू शुड रीड, तो आप इसको अप्लाई कर सकते हो अपनी कैट जर्नी में। So the journal English section aims to judge the candidate on various topics like आपके जो jumbled paragraphs होते हैं, एनालॉजीज जो होती हैं आपकी, ईडियम्स हैं जो कि वोकैबुलरी का पार्ट है, कॉन्टेक्चुअल यूजेस हो गए, या काफ़ी कुछ है इसमें, बहुत सारी एक लंबी लिस्ट है जो कि हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। बट एक इंपॉर्टेंट थिंग कि आप लोगों के जो स्नैप जो टारगेट कर रहे हैं बच्चों के माइंड में एक आता है कि मैम हम बुक कौन सी, हमें बुक कोई बुक सजेस्ट कर दो जहाँ से हम अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं, जहाँ पे हमें ये जितने भी टॉपिक्स हैं इनका प्रैक्टिस मटेरियल भी मिल जाए, हमें इनके कुछ बेसिक फंडामेंटल्स भी मिल जाए। सो इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिलेटेड बुक्स, तो आप लोगों को मैं ये बता दूं कि बुक्स जो हैं वो भी हम लोगों ने तैयार की हैं आपकी स्नैप एंड एनमेट की प्रिपरेशन की, आपके जितने भी सेक्शंस हैं सारे सेक्शंस की। बट बुक्स आपके ना उस बैच का पार्ट नहीं है, वो आपको अलग से परचेज करनी होंगी, राइट? उनको आप अलग से परचेज कर सकते हैं इफ़ यू वांट, तो वो आपका अलग से रहेगा, तो उनको आप परचेज कर ले। उसके बारे में भी आपको आने वाले एक वीडियो में या शॉर्ट में आपको कंप्लीटली बता दिया जाएगा कि आपकी बुक कैसे परचेज करनी है, कहाँ से करनी है, जो भी है वट। बट उसमें जो हमने तैयार किया है वो कंप्लीट सिलेबस है आपका, जितने भी आपके उसमें जितना प्रैक्टिस मटेरियल है मोर देन इनफ है, तो आप चाहें तो वो बुक्स भी ले सकते हैं, बाकी तो हम सबको पता ही होता है। खैर चलिए, अब आ जाते हैं इसके सिलेबस पे थोड़ा सा। अगर इफ यू आर टॉकिंग अबाउट वीआरसी सिलेबस, तो आपके इसमें एनालॉजीज रहने वाले हैं। ओके, एनालॉजीज आपके इसका पार्ट है। नेक्स्ट आपका जंबल पैराग्राफ, जिनको कि आप पैरा जंबल के नाम से जानते हैं। देन आपका आ जाता है ऑड वन आउट, देन आपका है वोकैबुलरी, सेंटेंस करेक्शन, सेंटेंस कंप्लीशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिल इन द ब्लैंक्स। अब ये जो फिलअप्स होते हैं ये ग्रामर के भी होते हैं और वोकैबुलरी के भी होते हैं, राइट? अब ये आपका वोकैबुलरी का पार्ट है। सेंटेंस कंप्लीशन, सेंटेंस करेक्शन, ये आपके ग्रामर के पार्ट हो जाते हैं। वहीं अगर आप जाते हो एनालॉजीज, ये वोकैबुलरी का पार्ट है, वोकैबुलरी तो है ही। खैर, सिनोनिम एंटोनिम्स डेफिनेटली आते हैं। कॉन्टेक्चुअल यूजेस जो हैं ये आपका रहता है। एक्टिव पैसिव वॉइस आपका रहता है। ईडियम्स एंड सिलोजिज्म्स जो हैं, सिलोजिज्म्स टेक्निकली आपका क्रिटिकल रीजनिंग का पार्ट है, और इसके क्वेश्चंस वर्बल रीजनिंग, आई मीन इनको हम वर्बल रीजनिंग में पढ़ते हैं, बट इसके क्वेश्चंस आपको एलआर में देखने को मिलते हैं, ठीक है, लॉजिकल रीजनिंग में। अब हम थोड़ा सा इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। अगर इसको हम डिवाइड करते हैं तो कैसे कैसे क्या हमारी चीजें रहने वाली है, कंप्लीट हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं आपका, लाइक वीआरसी में क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे, देन आपके वर्बल रीजनिंग के क्या क्या टॉपिक्स रहेंगे जो कि मैं आपको कराऊंगी। तो चलिए, अब अगर हम वीआरसी कंप्लीट वीआरसी की बात करते हैं तो वी हैव रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को हम देखो टेक्निकली आपको यू हैव सम बेसिक आइडिया अबाउट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, बट टेक्निकली हमारे पास में अभी लास्ट कुछ फ्यू ईयर्स से अगर हम देखें तो हमारे पास में आरसीज नहीं आते हैं, बट स्टिल एक नॉर्मल आइडिया हमें होना चाहिए वी आई मीन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का भी, सो डेट आ भी जाए तो ऐसा कोई टेंशन वाली बात ना हो, बहुत ईजी लेवल आते हैं वैसे भी। देन क्लोज टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है आपका। एरर डिडक्शन, एरर डिडक्शन आपके ना ग्रामर से आते हैं,
जितने भी ग्रामर के टॉपिक है। अब ये एरर डिडक्शन कहाँ कहाँ से आ सकता है, कौन कौन से टॉपिक से आ सकते हैं एरर डिडक्शन। देखो यहाँ पे आपको प्रोनाउन प्रोनाउन आप लेके चल सकते हो, प्रोनाउन से आ सकते हैं, प्रपोजिशन से आ सकते हैं, कंजक्शन से आ सकते हैं। देन आपके वर्ब टेंस को कलेक्टिवली अगर हम एक ही मान के चलें, आपके वर्ब टेंस से आ सकते हैं। देन सॉरी देन इसके बाद में आपके जो एरर डिडक्शन है वो वर्ब बेस्ड, मोस्टली वर्ब बेस्ड आपके आते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, लाइक एडजेक्टिव एडवर्ब अगर हम लेके चले तो इनसे भी कुछ आ सकते हैं। तो एरर डिडक्शन में ना टेक्निकली पार्ट पूरे ग्रामर का ही है। ग्रामर के जो मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वहां से आपके किसी से भी एरर आपसे पूछ सकते हैं। तो एरर डिडक्शन को आप कंप्लीट ग्रामर का पार्ट लेके चले। देन आपका पैराजम्बल हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक्स है। अब ये फिलअप्स कहाँ से आते हैं, सी फिलअप्स ना आपके ग्रामर बेस्ड भी हो सकते हैं मे बी, एंड ये आपके वोकैब बेस्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, आपके वोकैबुलरी बेस्ड भी फिलअप्स आते हैं, ग्रामर बेस्ड भी फिलअप्स आते हैं। ग्रामर बेस में क्या क्या आएंगे, ग्रामर बेस में अगर आपसे पूछा है फिलअप्स टाइप क्वेश्चन है, आपका कंजक्शन से आ सकता है, प्रेपोजिशन से आ सकता है, और वुड बी टेंस वर्ब से। दैट्स इट, ग्रामर से फिलअप्स इतने ही टॉपिक से आते हैं। वोकैबुलरी में आपसे एंटोनिम, सिनोनिम या फिर वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इस टाइप से आ सकता है। नेक्स्ट आते हैं पैराग्राफ कंप्लीशन या सेंटेंस कंप्लीशन पे। देन उसके बाद में है वोकैबुलरी एंड वर्ड यूजेस। अब वर्ड यूजेस में क्या होता है, आपको एप्रोप्रिएट वर्ड यूज करना होता है सेंटेंस में, तो ये डेफिनेटली वोकैबुलरी का पार्ट है। ईडियम फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स आर टू डिफरेंट टॉपिक्स, तो ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ये आपसे पूछ सकता है। देन एनालॉजीज में आपको पता है यू हैव 4 काइंड ऑफ वर्ड्स, एंड आपको मे बी पेयर गिवन हो सकता है, या तो पेयर गिवन होगा, इसका जो रिलेशन है वो आपको फाइंड आउट करना होता है कि इन 4 ऑप्शंस ABCD में से वो सिमिलर रिलेशन कहाँ है, तो उनको हम एनालॉजीज बोलते हैं। वैसे क्वेश्चन डेफिनेटली आ सकते हैं। देन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा ही आएगा, ग्रामर यूजेस। देन आ जाते हैं अंडरस्टैंडिंग द पैसेज, तो ये अगेन आपका RC वाला ही आप देख सकते हैं, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपके पास में यही आते हैं। ठीक है, अब क्लोज टेस्ट में मैंने बता दिया आपको क्या आता है। क्लोज टेस्ट नो डाउट इंपॉर्टेंट है, आपके पास में एक पैराग्राफ बहुत छोटा सा 3-4 लाइन का पैराग्राफ टाइप होता है, या 2 सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जहाँ पे कुछ वर्ड्स मिसिंग होते हैं, यू हैव टू फाइंड आउट, यू हैव टू फिल द मिसिंग वर्ड्स, राइट, ये कुछ होता है इसमें। देन आप अगर एरर डिडक्शन पे जाते हैं तो देखो आपको करेक्ट करने पड़ते हैं मिस्टेक्स, वो ABCD टाइप में भी आपके पास में आ सकते हैं, मे बी कुछ ऐसे मार्क किया वो अंडरलाइन पार्ट गिवन हो, तो उन्हें भी आप एरर डिडक्शन में ही समझेंगे। पैराजम्बल में आपको रीअरेंज करने होते हैं सेंटेंसेस को। देन अगर आप फिलअप्स की बात करते हैं तो यू नो कि आपको कंप्लीट करना है सेंटेंस को, ग्रामर वोकैबुलरी दोनों बेस्ड हो सकते हैं वो आपके। ठीक है, तो यही कुछ है। देन ईडियम फ्रेजेस में आपके जो एक्सप्रेशंस या वर्ब फ्रेजेस रहते हैं। एनालॉजीज में मैंने आपको बता दिया, आपको कंपेयर करना होता है रिलेशनशिप को, सेम रिलेशनशिप यू हैव टू फाइंड आउट। देन वी हैव वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, अगेन बहुत ईजी है। तो ये कुछ आपके VRC का डिस्क्रिप्शन मैंने आपको दे दिया है टॉपिक्स का। अब आता है कि इसमें से इंपॉर्टेंट क्या है। देखो इंपॉर्टेंट सारे ही हैं, कोई भी टॉपिक स्किप मत करना, सबके बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एज सच आपको आइडिया होना चाहिए। सो यस, वो जरूर आप कर लें। बट अगर मैं इसमें कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी आपको बताऊं कि यू शुड डेफिनेटली प्रैक्टिस ऑन दीज टॉपिक्स, तो विच इज एरर डिडक्शन, द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। एरर डिडक्शन डेफिनेटली आपके पास में इसका क्वेश्चन आएगा ही आएगा। Okay, so error deduction is most important topic. Then we have fill-up based questions के ज़्यादा से ज़्यादा practice लगाएं आप. Then idiom phrases and phrasal verb and one word substitutions, right? तो ये कुछ ऐसे important topic हैं, vocabulary है ना, तो ये कुछ ऐसे topics हैं, तो ये तो आपको करने ही है, बिल्कुल भी skip नहीं करने हैं आपको। अब ये तो हो गया कि VRC का सिलेबस कैसे करेंगे, कहाँ से करेंगे, क्या करेंगे। देखो ये सारा का सारा जो सिलेबस है वो आपका जो आपका बैच है उसमें कंप्लीट होगा, प्लस आपको काइंड ऑफ प्रैक्टिस शीट भी मिलेगी, आपको क्लास नोट्स भी मिलेंगे, राइट। तो ये सब आपको उसमें मिलने वाला है, आपको टॉपिक टेस्ट भी मिला करेंगे, एंड आपके जो सेक्शनल एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट तो नो डाउट रहने वाले हैं ही उसमें। अब इससे एक्स्ट्रा ये है वर्बल रीजनिंग में भी मैं थोड़ा आपको बता देती हूँ। ये आपका लॉजिकल रीजनिंग में, आई मीन LR में आपका इसके क्वेश्चंस आते हैं, बट दिस इज द पार्ट ऑफ वर्बल रीजनिंग, तो डेफिनेटली ये भी आपको मैं कराने वाली हूँ। आइडेंटिफाइंग वैलिड इन्फरेंसेस, सो ये आपका सिलेबस का पार्ट है। देन क्रिटिकल रीजनिंग, अब इसमें आपका कॉज एंड इफेक्ट एंड अजम्पशन, देखो स्टेटमेंट एंड अजम्पशन भी आ सकता है आपका, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन भी आ सकता है, ठीक है, ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है। देन सिलोजिज्म हम डायग्राम के थ्रू करते हैं, वेन डायग्राम के थ्रू, असर्शन एंड रीजंस। तो अब देखो इसमें ना 2 टाइप के सिलोजिज्म्स होते हैं, एक होते हैं आपके जहाँ पे आपको ओनली वर्बल रीजनिंग के बेसिस पे करने हैं, सेकंड इज वेन डायग्राम के बेसिस पे होते हैं। तो दोनों तरीके से हम लोग करने वाले हैं, असर्शन एंड रीजनिंग आपका रहने वाला है, एंड आइडेंटिफाइंग द स्ट्रॉन्ग एंड वीक आर्ग्यूमेंट विच इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो ये सब आपको मैं कराने वाली हूँ।
एंड नो डाउट कुछ क्वेश्चंस हम लोग यूट्यूब पर भी डिस्कस करेंगे। बाकी आपका जो बैच है, बैच का पार्ट तो है ही है, इनमें आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स होंगे, बहुत बहुत सारी प्रैक्टिस होंगी, क्योंकि इनमें ऐसा बहुत ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस ही चाहिए, बहुत ज़्यादा कुछ कॉन्सेप्ट्स होते नहीं है। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में हम फंस जाते हैं, तो नो डाउट वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। अब ये सब तो डिस्कस कर लिया हमने। नाउ अब हमें कुछ प्रिपरेशन टिप्स भी दे दीजिए। कुछ ऐसा होता है ना कि कैसे स्टार्ट करें प्रिपरेशन, या क्या करना है, क्या क्या चीजें फॉलो करनी है। तो सी, फर्स्ट इज ऑर्गेनाइज द सिलेबस। यू हैव टू ऑर्गेनाइज योर सिलेबस। ऑर्गेनाइज सिलेबस मीन्स क्या? देखो, आपको ना पता होना चाहिए ईच सेक्शन, चैप्टर, सो आप ना कवर कर सको एवरीथिंग। जैसे कि आपको एक कंप्लीट एक आइडिया दिया है मैंने कि ये आपके टॉपिक्स होते हैं, तो इन टॉपिक्स को ना एक आप अपनी जो भी नोटबुक है, नोटबुक के हर एक सेक्शन के एक नोटबुक बनाएं, जहां पे आप उनके कुछ फंडामेंटल्स लिखें, कुछ उनके बेसिक रूल्स जो हैं, कॉन्सेप्ट जो हैं, उनको लिखें आप, राइट। अगर आप बैच भी परचेज करते हो तो भी आपको करना क्या है, बेसिक जो इनके कॉन्सेप्ट्स हैं ना वो आपको लिखने हैं, कि जब आप प्रैक्टिस करने जाओ, कुछ डाउट हो तो आप एक बार उन पे जाके आप चेक कर सकते हो, उनको देख सकते हो। तो आप तीनों सेक्शंस की अलग अलग एक नोटबुक बना ले, जहां पे आप उनके बेसिक फंडामेंटल्स लिखेंगे, कॉन्सेप्ट्स लिखेंगे। उसी के फर्स्ट पेज में ना सबसे पहले अपना सिलेबस लिख लिया करो, जितने जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे मैंने सारे आपके टॉपिक्स बताए हैं, तो आप ये सारे टॉपिक्स लिख लें। देन जैसे जैसे टॉपिक कवर होते जाएं, हर एक टॉपिक के एटलीस्ट 100 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस भी करते जाओ, उन पर टिक करते जाओ कि ये टॉपिक हो गया, ये टॉपिक हो गया। इस टाइप से आपको ऑर्गेनाइज करना है अपना कंप्लीट सिलेबस, राइट। देन सेकेंड है क्रिएट अ टाइम टेबल। अब आप बोलोगे टाइम टेबल पता है क्या होता है? आपका डेली रूटीन। अब डेली रूटीन मीन्स क्या है? आप बोलते हो अच्छा मैम ने बोला था डेली रूटीन का हमें टाइम टेबल बनाना है। सो आपको ना ये नहीं बनाना है कि मैं इतने बजे 7 AM पे मैं सो के उठूंगा, देन उसके बाद में मैं इतने बजे लंच करूंगा, देन इतने से इतने बजे ये करूंगा, वटेवर जो भी है। ये इस टाइप के टाइम टेबल्स कभी फॉलो नहीं होते। आपको डेली टास्क बेसिस पे टाइम टेबल बनाने हैं। आपको ना एलोकेट करना है डेडिकेटेड टाइम फॉर ईच सब्जेक्ट और ईच सेक्शन के लिए। टाइम टेबल वुड बी लाइक ऐसे कि मुझे आज जो है, फॉर एग्जाम्पल मुझे आज इस टॉपिक के इतना क्वेश्चंस प्रैक्टिस लगाने हैं, इस टॉपिक के इतना, लाइक वीआरसी में मुझे इतने आज क्वेश्चन प्रैक्टिस लगाने हैं, इसमें मुझे ये पढ़ना है, इसमें मुझे ये पढ़ना है। ये होता है तुम्हारा टाइम टेबल। अब उनको तुम 4 आवर्स में कंप्लीट करो, 6 आवर्स में करो, 8 आवर्स में करो, या 10 आवर्स में करो, वो डिपेंड करता है कि आप कितना टाइम में चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो, कितने टाइम में आप उनको समझ लेते हो, राइट। तो ये वाला टाइम टेबल बिल्कुल ना बनाए कि मैं इतना टाइम खाऊंगा, इतना टाइम सोऊंगा, ये कोई, इससे कोई मैटर नहीं करता, ये कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। तो आपको टाइम टेबल बनाना है डेली बेसिस पे ऑल 3 सेक्शंस का, कि उसमें आपको क्या 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 पढ़ना है डेली बेसिस पे। या फिर आप 2 आवर्स डेली के एटलीस्ट निकाल सकते हो इफ यू वांट, कि भैया इस साल मुझे सिलेक्शन लेना ही है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, तो ऐसा ही करना होगा। देन अंडरस्टैंड एग्जाम पैटर्न। डेफिनेटली ये इंपॉर्टेंट है। फैमिलराइज योर सेल्फ विद द स्नैप एग्जाम पैटर्न टू नो द टाइप ऑफ क्वेश्चन। यू शुड नो द टाइप ऑफ क्वेश्चंस एंड सेक्शंस कवर्ड, राइट। किस सेक्शन के कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं जिनसे आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, और किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं जो कि आपको करने हैं। तो आपका ये जो पैटर्न अंडरस्टैंड करो, देन उसके अकॉर्डिंग अपना टाइम टेबल बनाओ, उसके अकॉर्डिंग अपना सिलेबस जो है वो लिखो, ठीक है। तो ये देख लें आपकी क्वांट हो, चाहे डीएलआर हो, चाहे आपका वीआरसी हो, कुछ भी हो, उनमें से ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जिनमें मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं। इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट वीआरसी, तो आपका एंटोनिम सिनोनिम है, मेजर पोर्शन आपका कवर कर लेगा। ईडियम फ्रेजेस हो गया, देन ग्रामर हो गया, ग्रामर में वर्ब, टेंस, प्रीपोजिशन, कंजक्शन। ये जो मैंने कुछ 4-5 टॉपिक बताए ना, ये इतने इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं कि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस इन्हीं से कवर हो जाएंगे, राइट। तो इनको लिख लेना जो मैंने बताए हैं अभी। सो एग्जाम पैटर्न देखें। टेक इफेक्टिव नोट्स। नोट्स डेफिनेटली आपको बनाने हैं। वाइल स्टडिंग मेक कंसाइज नोट्स फॉर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इन स्नैप सिलेबस। जो मैंने आपको अभी बताया ही है कि आप ऑल 3 सेक्शंस के अलग अलग नोटबुक बनाएं। देन उन नोटबुक को बना के करोगे क्या, पहले तो फर्स्ट पेज पे टॉपिक से लिख लो सारे क्या क्या हैं, उनमें से जो ऐसे टॉपिक को अलग से हाईलाइट कर लें जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस आपके आते हैं। ये एक प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी है। एंड आपको फिर क्या करना है, आप हर एक टॉपिक को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे या क्लास में आपको कराते जाएंगे, जो क्लास नोट्स भी इवन आपको मिलते जाएंगे, तो आप उनके नोट्स बनाएं, ठीक है। कॉन्सेप्ट्स को लिखें, फॉर्मूलाज लिखें, स्ट्रैटेजीज लिखें उनको सॉल्व करने की, जिस स्ट्रैटेजी से आप सॉल्व करते हो क्वेश्चन को। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको हेल्प करेंगी आपके प्रिपरेशन जर्नी में। नेक्स्ट है रेगुलर रिविजन। डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। होता क्या है, हमने एक टॉपिक किया, देन हम आगे चले जा रहे हैं, इनको रिवाइज भी करते रहा करो पीछे पीछे, समझ रहे हो, अदरवाइज भूल जाओगे। सो रेगुलरली रिविजिट एंड रिवाइज योर नोट्स जो आपने बनाए हैं, एंड reinforce योर अंडरस्टैंडिंग्स, राइट। ये डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाली है। आपका जो ड्यूरिंग जो आपका एग्जाम होगा ना, वहाँ उसको ये जो चीज़ें हैं वो हेल्प करेंगी कि हाँ मैंने ये इतनी बार रिवाइज कर लिया था तब। तो रिविजन इज मस्ट।
देन प्रैक्टिस विद द पास्ट पेपर, PYQs डेफिनेटली आपको करने हैं, ऑप्टेन एंड रेफर टू प्रीवियस ईयर स्नैप क्वेश्चन पेपर्स, आप उनमें टाइम लिमिट लगा के करें, बट स्टार्टिंग से टाइम लिमिट ना लगाएं, स्टार्टिंग से पहले एक्यूरेसी इंप्रूव करो, देन टाइम लिमिट लगाओ आपकी, इतना टाइम आपको इस सेक्शन के लिए फॉर एग्जांपल मिलता है, तो उतने टाइम में आप कितने क्वेश्चंस कवर कर पा रहे हो, एक्यूरेसी कितने आ रही है, ये सब चीज़ें आपको करनी है, डेफिनेटली करनी है। तो अभी से नहीं, अभी स्टार्टिंग में आपको कोई मतलब पहले तो जब प्रिपरेशन स्टार्ट करो ना, जब भी अपनी बैच 25 से स्टार्ट है, तो 25 को मॉर्निंग में ना एक कंप्लीट पूरा एक स्नैप का PYQ लगाना और देखना तुम्हें उसमें से कितना आता है विदाउट एनी प्रिपरेशन। देन तुम अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करो, तो तुम्हें बीच बीच में जब PYQ लगाते रहोगे टाइम लिमिट के साथ में, थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, है ना, कि मैंने इतना इंप्रूव कर लिया। हाँ, डाउन चले, कम भी आए मार्क्स तो डीमोटिवेट होने की नीड नहीं है, आप पूरी हार्डवर्क करो, पूरा मेहनत करो, डेफिनेटली आप कर लोगे स्कोर अच्छा, है ना। तो विदाउट प्रिपरेशन आप जब स्टार्ट करने वाले हो तब भी एक PYQ लगा के देखना, टाइम लिमिट लगा के, कि आप कितना परफॉर्म कर पा रहे हो, कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, है ना, एंड कहाँ कहाँ पे नेगेटिव जा रहे हैं, तो उससे आपको आइडिया लगेगा योर वीक एरियाज एंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज कौन कौन से हैं। तो वो इंपॉर्टेंट है, अपनी प्रिपरेशन जर्नी जब आप स्टार्ट करो उसके लिए इंपॉर्टेंट है कि यू शुड नो योर स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज, राइट। ओके, आइडेंटिफाई वीक एरियाज, वही सेम चीज कि अपने वीक एरियाज आपको पता होने चाहिए, एसेस योर परफॉर्मेंस इन प्रैक्टिस टेस्ट एंड आइडेंटिफाई द वीक एरिया। क्यों पता होना चाहिए? वीक एरियाज जब पता होंगे तो उन पे ज्यादा प्रैक्टिस लगाओ, ठीक है। तो स्पेसिफिक जो भी आपके टॉपिक्स होंगे या क्वेश्चन टाइप्स होंगे, फोकस रहेगा आपका उनको इंप्रूव करने में। कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट इज इंपॉर्टेंट, कीप ट्रैक ऑफ योर प्रोग्रेस एंड एडजस्ट योर स्टडी प्लान अकॉर्डिंगली, आपको उसी के अकॉर्डिंग करना है। ऐसा नहीं है कि आपने आज स्टार्टिंग जब आप करते हो तो आपने 2 आवर्स के बेसिस पे अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की, तो ऑल 3 सेक्शंस को आप 2 आवर्स देंगे, बट ऐसा नहीं कि लास्ट तक यही देना है। मे भी हो सकता है आपका क्वांट वीक हो और VRC बहुत अच्छा हो, तो यहाँ पे आप 1.5 आवर्स भी दे सकते हो, यहाँ पे 2.5 आवर्स दो, समझ रहे हो। वैसे आपको चेंज करते रहना है अपनी स्ट्रैटेजी आपकी जर्नी तक, एग्जाम की जर्नी तक, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों पे फोकस करें थोड़ा। सो बस यही है, ऑल द वेरी बेस्ट। आई होप कि आपको समझ में आया होगा क्या आपका सिलेबस है एंड क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। नहीं करना है तो सिर्फ यही है, डिमोटिवेट नहीं होना है और पीछे नहीं हटना है। बिल्कुल आपको एक मोटिवेशन के साथ में स्टार्ट करना है और आने वाले 3-4 मंथ्स आपकी ये जो मोटिवेशन है ये बिल्कुल आपका रहना चाहिए। हाँ, देखो मेरा मानना ये है, अगर प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो तो पूरा दिल लगा के, पूरा जी जान लगा के प्रिपरेशन करो, अदरवाइज करो ही मत। मैं ये बीच वाला रास्ते में नहीं समझती कि ठीक है कर लेता हूँ, ये या तो करना है या नहीं करना है, 2 ही चीज़ें होती हैं लाइफ में, राइट। तो अगर आपको करना है, अगर आपने स्टार्ट किया है, कुछ सोच समझ के स्टार्ट किया है, तो फिर उसको एंड तक उसी जेल के साथ में आपको फॉलो करना है। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट तो आप यहाँ पे कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई। एंड MBA पाठशाला के आई थिंक कॉन्टैक्ट नंबर आपके पास में होंगे, वहाँ पे आप कॉल करके भी मुझसे बात कर सकते हैं। इफ़ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट रिगार्डिंग योर VRC प्रिपरेशन, डेफिनेटली मैं आपकी हेल्प करूँगी। ओके, तो बस यही था। एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं, मोटिवेट रहना है, सिलेबस कंप्लीट करना है एंड अपना एक रूटीन बनाना है। रूटीन मीन्स कि आपको डेली कितने आवर्स की स्टडी करनी है, किस सेक्शन को कितने आवर्स देने हैं, वो आप अपने स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरियाज के अकॉर्डिंग डिसाइड करेंगे, वो कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है। बस हार नहीं माननी और प्रिपरेशन करते रहना है, बाकी हम हैं ही आपके साथ में टिल योर एग्जाम। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, एंड वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।